करते रहिए, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगी। मंजिल भी मिलेगी हमको और मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों चलिए, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं राकेश चौधरी सर। राकेश चौधरी सर, स्वागत है आप सभी का। बच्चे बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लीजिए। देखना एक बार, इसको माइक को देखना मेरे एक बार। जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी, और काफी दिनों से वेट कर रहे थे विद्यार्थी, क्योंकि मैं काफी दिनों से एब्सेंट था। और उसका होने का कारण आपको बता देता हूँ, पापा को कैंसर थी और पापा का इलाज हो गया। तो पापा भी वर्तमान में बहुत ही बढ़िया हैं, अच्छे से खाना पीना करें, रेस्ट कर रहे हैं। और अब आपकी कंटिन्यू क्लास रहेगी। अभी हम फिलहाल बात करेंगे चंडीगढ़ पुलिस के लिए। अगर जिन विद्यार्थियों चंडीगढ़ पुलिस का एग्जाम आपने फिलअप कर रखा है और आप चाहते हो कि जीके के हमारे 50 में से कम भी 50 के सही होने चाहिए, कम से कम भी कितने 50 सही होने चाहिए, तो मैं आपसे दावा करता हूं कि 50 में से आपके कम से कम भी 42 से 43 क्वेश्चन हमारी जो सीरीज चल रही है, आपको ध्यान से देखिए, 2250 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। और इसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलेगी दोस्तों। और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, टेलीग्राम का लिंक मिल रखा है, वहां से जाके आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो और आपको बिल्कुल सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको दिए जाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करें दोस्तों, क्योंकि इस क्लास में हम बहुत वो क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जो पेपर में आते हैं, वो पेपर में आ चुके हैं। ये क्लास केवल फॉर चंडीगढ़ पुलिस के साथ साथ दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, मध्य पुलिस और आपके जो बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी का जो एग्जाम होने वाला, सभी के लिए बहुत ही बेस्ट क्लास होने वाली है दोस्तों। सेशन को दवा से शेयर करें दोस्तों। और आपके माता पिता ने जो सपना देखा है और आप चाहते हो कि उस सपने को पूरा करना है, तो क्लास को पूरा अंत तक देखें दोस्तों, और वीडियो को शेयर करें। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है उस साइड वाले रूम में। सर देखिए क्वेश्चन को फटाफट देखिए। क्वेश्चन में क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देखो, हम बात करें यहां पे क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर। एक्स्ट्रा बात करने के लिए थ्योरी की क्लास भी हम लेके आएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन पे डिबेट करेंगे तो टाइम आपका वेस्ट होगा। क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज्यादा है। बात यहां पे क्या दी गई कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देखो, उत्पादक और उत्पादन में क्या अंतर है वो भी आपको मैं बताऊंगा। देखो, उत्पादक की अगर बात की जाए तो विश्व में सबसे ज्यादा जो कॉफी का उत्पादन किया जाता है दोस्तों, वह आपके ब्राजील में किया जाता है। विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करने वाला पहला देश की अगर कोई बात कर ले तो आपका यहां पे राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों, वह रहेगा आपके ब्राजील। क्या रहेगा दोस्तों, ब्राजील। और अगर बात कर ले कि कॉफी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो आपका जवाब क्या रहेगा दोस्तों, 6वां स्थान है भारत का। अगर भारत के किस राज्य में कॉफी का उत्पादन ज्यादा किया जाता है, तो आपका राइट उत्तर होगा दोस्तों कर्नाटक में। क्या होगा दोस्तों, कर्नाटक। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कॉफी का पेय योग्य भाग उसका बीज है, ना कि उसकी पत्ती। ये याद रखना। जैसे चाय का पेय योग्य भाग क्या होता है, बीज, उसी प्रकार कॉफी का पेय योग्य भाग होता है उसका बीज। पत्ती चाय के लिए याद रखना, कॉफी के लिए बीज। ठीक है, क्लियर है। और दूसरी बात, अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर ब्राजील में गन्ना और चीनी का उत्पादन भी ज्यादा होता है, गन्ना और चीनी उत्पादन में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है, यह आपको ध्यान देना है। जबकि अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर ब्राजील किस महाद्वीप में लोकेट है, तो आपका जवाब क्या रहेगा, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओगे। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कत्थक। देखो, शॉर्ट फॉर्म में बोला है, पूरा नाम देखो, एक होता है कत्थक, एक होता है कथकली। ये जो नाम ले रहा हूं दोस्तों, ये एक नृत्य है और नृत्य के भी प्रकार होते हैं। भारत में 2 प्रकार के नृत्य किए जाते हैं, एक को बोलते हैं लोक नृत्य और एक को बोलाता है शास्त्रीय नृत्य। एक का नाम है क्लासिकल डांस, तो एक का नाम है फोल्क डांस। भारत में अगर बात की जाए, क्लासिकल डांस की संख्या कुल 8 है दोस्तों, जैसे कथकली, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, सत्रिया और कथक। इस प्रकार के नृत्य का संबंध आपके स्टेट से पूछ लेता है। जैसे कुचिपुड़ी अंधेरे में काचीपुड़ी खाई, कथक का
कथकली का संबंध आपको बताना है केरल, मोहिनीअट्टम का ही बताना आपको केरल, और कुचिपुड़ी का संबंध पूछे तो आंध्र प्रदेश में। और कथक की बात कर रहा है तो दोस्तों ये उत्तर भारत में अधिकांशतः यह उत्तर प्रदेश व राजस्थान के क्षेत्र में किया जाता है। तो यहां पे आपका राइट उत्तर हो सकता है उत्तर प्रदेश, या इसका ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा, तो आपको नॉर्थ इंडिया करना पड़ता है। तो यहां पे आपका राइट उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और केरल में कौन से होंगे दोस्तों, तो याद रखना कथकली और मोहिनी अट्टम। भरतनाट्यम का संबंध आपको तमिलनाडु से याद रखना है दोस्तों। ये बातें मैं लिख सकता हूं लेकिन इतना टाइम नहीं है दोस्तों, क्योंकि पेपर आपका नजदीकी यानी कि मात्र अंतिम 7 दिन यानी कि 1 वीक का समय आपके पास है। टाइम वेस्ट ना करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आराम से पढ़ते चले, क्योंकि यहां से मैं आपको बोलता हूं जो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा वो 100% आपके पेपर में आएंगे। मैं स्टार लगा दूंगा किस क्वेश्चन को ज्यादा पढ़ना है दोस्तों। आपके फोन की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हो दोस्तों ये जो मैं बात बोल रहा हूं। क्योंकि ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 9 साल का अनुभव हो चुका है दोस्तों पढ़ाते हुए, ऑनलाइन में 4 साल का अनुभव हो चुका है। यानी कि आप मुझे देख सकते हो यूट्यूब पे, आपको एक ही बात सर्च करनी है राकेश चौधरी सर, आपको पता भी चल जाएगा दोस्तों। देखिए क्या दिया गया, पानीपत की पहली लड़ाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में छपेगा दोस्तों, 23 जुलाई के पेपर में छपेगा, टेंशन नहीं लेना। देखिए पानीपत की पहली लड़ाई किसने जीती थी, जीतने की बात पूछ रहा है, लेकिन यहां पर अधिकांश क्या होता है कि पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, तो आपका जवाब क्या रहेगा 21 अप्रैल को। क्या हुई थी दोस्तों, 21 अप्रैल को 1526 में। पानीपत की लड़ाई किनके मध्य हुई थी दोस्तों, तो आपको याद रखना है दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम वंश था जिसे हम लोधी वंश के नाम से जानते हैं। और आपको पता होगा कि इतिहास आप परवीन सुथार सर से पढ़ रहे हैं और अच्छे से आप जानते होंगे। तो दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम वंश, और दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम शासक भी कौन था, इब्राहिम लोदी। और मुगल साम्राज्य का संस्थापक, मुगल साम्राज्य का शासक कौन, बाबर के साथ ये युद्ध लड़ा गया था। और ये युद्ध कहां होता है, तो पानीपत की भूमि आपको पता होगी दोस्तों ये कहां है, बताने की जरूरत भी नहीं है दोस्तों। तो देख सकते हो कि पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी दोस्तों 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन आराम से पढ़ना है, जल्दी करोगे तो गलत हो जाएगा। देखिए क्या बोलता है, पानीपत की पहली लड़ाई किसने जीती पूछ रहा है, तो आपका यहां पे राइट क्या हो जाएगा, बाबर। बाबर के बारे में याद रखना, बाबर की जो बायोग्राफी है वो किसके द्वारा लिखी गई, तो याद रखना बाबर की जो बायोग्राफी है वो बाबर ने खुद लिखी थी, जिसे तुझुक ए बाबरी के नाम से जाना जाता है। और इसका फारसी अनुवाद किसने किया था, सारे विद्यार्थी कमेंट करके बताओगे, जो नहीं बताएगा फिर तो मैं बताऊंगा आपको। देखो बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी, और प्रश्न यही आता है कि लोधी वंश का अंत करने वाले शासक का नाम बताइए, तो आपको क्या बताना है, बाबर, और किस युद्ध से, पानीपत। पानीपत की 3 लड़ाई हुई हो दोस्तों, तीसरी में इंपॉर्टेंट है, ये आपके अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी, जिसमें मराठे हार जाते हैं, अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है, और 1761 में दोस्तों। दूसरी लड़ाई हुई थी, अकबर मात्र 13 वर्ष का था, लेकिन अकबर का अंगरक्षक या संरक्षक कौन था, बेरम खां, जो हुमायूं का सेनापति था, ना कि अकबर का सेनापति था। अकबर के सेनापति का नाम था मान सिंह, आपको ध्यान देना। पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में, ये आपको ध्यान देना दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, अगले क्वेश्चन में देखिए क्या दिए गए, गांधी जी ने दांडी से नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया था। और आपको पता होगा नमक सत्याग्रह यानी कि नमक कानून, दांडी मार्च यात्रा, ये कहां से प्रारंभ हुई थी, ये प्रारंभ की गई थी 12 मार्च 1930 को, जो 5 अप्रैल 1930 को पूर्ण होती है। लेकिन 6 अप्रैल 1930 को एक आंदोलन की शुरुआत की जाती है जिसका नाम आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, और वहां से गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उस आंदोलन को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के एक व्यक्ति ने साथ दिया था, जिसे हम खान अब्दुल गफार के नाम से जानते हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीमांत गांधी या फर्टियर गांधी के नाम से जाना जाता है। तो आपको पता भी चल गया होगा ये साबरमती यानी कि आप रख लोगे गुजरात से। कहां से दोस्तों, गुजरात से। एक छोटा सा प्रश्न मेरा है कि वर्तमान में भारत में बाजरा का उत्पादन कहां ज्यादा होता है, राजस्थान में या गुजरात में। अब है ये टक्कर का प्रश्न, अब ये टक्कर का प्रश्न है दोस्तों। जो इसको बता देगा मैं मानूंगा वाकई में उसके जीएस की तैयारी बेटर चल रही है। चाणक्य विद्यापीठ से आप बहुत कुछ सीखने को सीखोगे दोस्तों। देखिए यहां पे देखो गुजरात, एक गुजरात का एक छोटा सा प्रश्न बताता हूं आपको। कच्छ करण कहां पड़ता है, गुजरात।
कच्छ जो जिला है ये भारत का सबसे बड़ा जिला है, एक ये बात याद रखना। गुजरात की अगर बात की जाए तो दोस्तों गुजरात से लेकर गोवा तक के जो तटीय भाग को कहा जाता है आपके कोंकण तट। क्या बोलते हैं दोस्तों? कोंकण तट। गुजरात का जो जलीय क्षेत्र अरब सागर से सटा हुआ है, यह जलीय क्षेत्र एक तटीय सीमा में एक बड़े लेवल पर अपनी सीमा बनाता है। तो यह प्रश्न कई बार आता है कि भारत का कौन सा राज्य समुद्र के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाता है दोस्तों, तो आपका जवाब क्या रहेगा? गुजरात। देखो चैट पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम नहीं है, तो कभी आप बुरा मत मानना कि सर मेरे चैट सेक्शन नहीं देखा, तो भाई थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करो, क्योंकि पेपर नजदीक है इसलिए मैं चैट सेक्शन किसी का भी नहीं देख रहा। हालांकि प्रवीण सर देखते हैं, वो देख लेते हैं, पर मेरी आदत है कम समय में आपको अधिक बातें बताना। तो यानी कि सबसे लंबी जो जलीय सीमा लगती है वो किसकी लगती है? गुजरात की। 1214 किलोमीटर की लगती है। कई बुक में पता क्या लिख रखा है? 1600 किलोमीटर। गलत, 1214.5 या 1215 कर सकते हो। सबसे कम जलीय सीमा बनाने वाला जो राज्य है उसका नाम है गोवा। क्या नाम है दोस्तों? गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया देखिए दोस्तों। प्रत्येक वर्ष डैश खालिस्तान यानी कि शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो आपको पता होगा शिक्षक दिवस दो याद रखने, एक विश्व का एक भारत का, यानी कि राष्ट्रीय की बात किया जा रहा है। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आता है 5 सितंबर को। कब आता है दोस्तों? 5 सितंबर को। जबकि विश्व शिक्षक दिवस आता है दोस्तों 5 अक्टूबर को, एक महीने बाद। यही तो बात पूछ रहा है कि 5 सितंबर को जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो किसकी याद में बनाया जाएगा? तो आपका जवाब क्या रहेगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सन 1952 में जब देश के वाइस प्रेसिडेंट बने थे, इससे पूर्व ये किस देश के राजदूत थे? ऐसा प्रश्न बन सकता है। यानी कि 1952 से पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के उपराष्ट्रपति बने थे, तो याद रखना ये उससे पहले रूस के क्या थे दोस्तों? राजदूत थे। ये आपको ध्यान देना। डॉक्टर सर्वपल्ली की जयंती पर प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, लेकिन यूनेस्को के द्वारा 5 अक्टूबर को आपके विश्व शिक्षक दिवस मनाया था। यह भी इंपॉर्टेंट याद रखना। लेकिन एक प्रश्न पूछ सकता है कि एजुकेशन यानी कि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षा के लिए आप कभी ये वाली बात कर दो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। शिक्षा की बात करा, और आपको पता होना चाहिए कि जो स्वतंत्र यानी कि जो कैबिनेट बनी थी, उस कैबिनेट में एक शिक्षा मंत्री बनाया गया था जिसका नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद। उसकी जयंती पर 11 नवंबर को आपके एजुकेशन यानी कि शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो देश का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? तो आपको बताना है। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? फटाफट से कमेंट करके बता दो। इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? 5 सितंबर। लेकिन कई बार यह भी आ जाता है कि 14 फरवरी को आपको याद रखना है 2019 में पुलवामा अटैक, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे दोस्तों। ये बहुत ही गलत बात हुई। तो यानी कि इस दिन याद रख सकते हैं पुलवामा अटैक, या आप बोल सकते हो ब्लैक डे। कोई वैलेंटाइन डे हमें नहीं बनाना। उसके बाद में क्या दिया गया? 21 जून को याद रखना है उत्तरी गोलार्ध, ग्लोब यानी कि जो हमारा गोला पृथ्वी, इसको हमें ज्योग्राफी भाषा में पढ़ने के लिए दो गोलार्धों में हम पढ़ते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है वो 21 जून को देखने को मिलता है। तो इस दिन हमें अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस मनाता है। अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस 2015 से शुरू किया गया दोस्तों, ये याद रखना। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को आता है, 5 मार्च का कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया, मालगुडी डेज, बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आपको एक बुक यानी कि बुक और उसका लेखक आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। फटाफट से विद्यार्थी कमेंट करके बताइए, इतने मैं एक दो कमेंट ले लेता हूं, फिर बाद में बोलोगे सर आपने कमेंट नहीं लिया हमारे। हाँ 11 नवंबर को बिल्कुल भाई सुधीर भाई सेशन को शेयर करें, भाई सुधीर ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करें भाई, कमेंट देख लेंगे बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। तो मालगुडी डेज यहां रख लेते फोन को। हाँ ए ऑप्शन बता रहे हैं कि आर के नारायण, बिल्कुल सही। मालगुडी और गाइड पुस्तक, गाइड भी और मालगुडी किसकी है? आर के नारायण। देखिए चित्रा की अगर बात आ जाए दोस्तों, चित्रा, पोस्ट ऑफिस, गीतांजलि, और गीतांजलि उपन्यास के कारण ही रविंद्रनाथ टैगोर को भारत की ओर से मिलने वाला पहला नोबेल प्राइज भी आपको ध्यान देना है। तो चित्रा, पोस्ट ऑफिस, ये किसके दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा, यह भी आपको ध्यान देना दोस्तों।
भारत के साथ साथ किसका लिखा है, अमार सोनार बांग्ला, ये किसका है, बांग्लादेश का भी उन्होंने लिखा है। तो यहां पे आपका राइट उत्तर क्या होगा, आर के नारायण, आपको ध्यान देना दोस्तों। लेकिन एक छोटी सी एक बात बताना, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। अगले क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया, भरतनाट्यम का संबंध किससे। थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया था कि भरतनाट्यम, कथकली, कथक ये क्लासिकल डांस है और भारत में क्लासिकल डांस की संख्या 8 है। कितनी है दोस्तों, 8 है दोस्तों। तो फटाफट से बता सकते हो कि भरतनाट्यम डैश की नृत्य विधा है, तो किस राज्य में यानी कि भरतनाट्यम एक क्लासिकल डांस का संबंध है दोस्तों। तो ये आपके तमिलनाडु, किससे दोस्तों, तमिलनाडु। जबकि महाराष्ट्र का कोई क्लासिकल डांस नहीं, लेकिन आपको फोल्क यानी कि लोक नृत्य याद रखना है। एक तो दही आंडी, तमाशा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। गणेश चतुर्थी कहां के दोस्तों, महाराष्ट्र के। केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम क्लासिकल डांस आपको ध्यान देने। उत्तर प्रदेश का कथक याद रखना, उत्तर प्रदेश का क्या याद रखो दोस्तों, कथक। क्या याद रखोगे दोस्तों, कथक आपको ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भाई, अगले प्रश्न में क्या दिया गया, देखिए बाणभट्ट निम्न में से, बाणभट्ट निम्न में से किस राजा के दरबार में कवि रहे हैं। बाणभट्ट हरचरित्र, कादंबरी नामक जो रचना है वो किन की है, बाणभट्ट की। तो ये आपसे पूछ रहा है कि बाणभट्ट इनमें से किस राजा के दरबार में कवि रहे हैं। तो आपका यहां पे जो राइट उत्तर होगा दोस्तों वह है हर्षवर्धन। क्या होगा दोस्तों, हर्षवर्धन। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आने वाले प्रश्न है। तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी प्रकार से आपके डेली, जब तक आपका चंडीगढ़ का पुलिस का पेपर नहीं होता, डेली आपकी क्लास रहेगी दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए फटाफट अगले क्वेश्चन को देखिए क्या दिए गए, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां पर है। और आपको सभी को पता है इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। मुगल साम्राज्य के प्रथम शासक बाबर के साथ युद्ध हुआ और युद्ध में ये जान गंवा देता, यानी कि युद्ध स्थल पे मारे जाने वाला, यानी कि दिल्ली सल्तनत काल का एकमात्र शासक कौन था, इब्राहिम लोदी। आपको ध्यान देना। तो इब्राहिम लोदी कहां, पानीपत। तो वहीं पे इसका क्या बना हुआ है, मकबरा। कई बार मकबरों से प्रश्न आ जाता है, तो आपको याद रखना है बाबर का। देखो बाबर को 2 जगह दफनाया गया, हालांकि मकबरा एक ही जगह है। कभी ये मत बोल देना कि बाबर के 2 मकबरे, नहीं, मकबरा एक ही जगह है और वो है काबुल में। लेकिन कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि मुगल साम्राज्य का वह कौन सा शासक था जिसे 2 बार दफनाया गया, तो आपका जवाब रहेगा बाबर। कौन रहेगा, बाबर। तो बाबर को पहली बार आगरा, ये आपको ध्यान देना है। उसको फिर बाद में भाई तो आप क्या बोलोगे, काबुल। तो काबुल में उसका मकबरा है। बाबर के बेटे का नाम हुमायूं, हुमायूं चौथा यानी कि बड़ा बेटा, आपको याद रखना है। तो बाबर की अगर बात की जाए, या सॉरी हुमायूं की बात की जाए, तो हुमायूं का मकबरा पड़ता है दिल्ली में। लेकिन उसके बाद में अकबर की अगर बात आती है तो अकबर का आपको सिकंदरा याद रखना है, सिकंदराबाद नहीं करना। बाद पड़ता है महाराष्ट्र में, सिकंदरा पड़ता है आगरा में। तो आपको राइट उत्तर यहां पर हो जाएगा, या तो आगरा या सिकंदरा मिलेगा। अकबर का मकबरा कहां पे है, आगरा में। उसके बाद में जहांगीर का आपको याद रखना है लाहौर में। तो जहांगीर के बाद में शाहजहां का आपको याद रखना है आगरा में। उसके बाद में औरंगजेब का दौलताबाद में याद रखना। और बीबी का मकबरा कहां पड़ता है, आपके औरंगाबाद में, याद रखना आपको। और तानसेन अकबर का एक प्रमुख क्या था भाई, संगीत्य। और तानसेन का जो मकबरा बना हुआ है दोस्तों, ये ग्वालियर में बना हुआ है। कहां बना हुआ है, ग्वालियर में। और मुगल साम्राज्य का जो अंतिम शासक था उसका नाम था बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर का जो दोस्तों मकबरा बना हुआ है वो कहां बना हुआ है, रंगून। मेरे पिया गया रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तेरी याद सताती है। ये गाना ऐसे नहीं चला, ये गाना ऐसे चला है क्योंकि अंग्रेज बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति में दिल्ली से कैद करके कहां ले जाते हैं, रंगून, जो वर्मा की राजधानी होती थी और म्यांमार की भी राजधानी होती थी। लेकिन आज म्यांमार की राजधानी नापेताई आपको याद रखना है, ना कि रंगून याद रखना है। तो रंगून में किसका मकबरा बना हुआ है, बहादुर शाह जफर बोल दो या बहादुर शाह सेकंड भी बोल सकते हो। अगले क्वेश्चन को देखिए भाई, इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हेमेटाइट डैश का एक एस्क है। देखो खनिज के बारे में बहुत सारा प्रश्न आता है, खनिज एस्क के बारे में। तो कोई भी आपको खनिज के बारे में पूछ सकता है, यानी कि जब जो मृदा से, धरती से प्राप्त किया जाता है वो एक एस्क होता है कच्चा, उसे तैयार करके एक धातु के रूप में हम पढ़ते हैं। तो जैसे बॉक्साइट आपने सुना होगा, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एस्क है, उसी प्रकार से हेमेटाइट किसका एस्क है दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपको ध्यान देना दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हेमेटाइट लोहे का है या कोयले का दोस्तों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यानी कि सर ये आयरन का, यानी कि Fe यानी कि लोहा। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा आपसे कि भारत में लोहे का उत्पादन सर्वाधिक कहां पे होता है, भारत में लोहे का उत्पादन सर्वाधिक कहां होता है। तो आपका राइट उत्तर क्या रहेगा, उड़ीसा। क्या रहेगा दोस्तों, उड़ीसा।
लोहे का उत्पादन भारत के किस राज्य में ज्यादा होता है? तो आपका जवाब रहेगा उड़ीसा में रहेगा। ये आपको पक्का पक्का याद रखना है दोस्तों। कर लोगे इतनी बात, कोई बड़ी बात नहीं है। एक छोटा सा प्रश्न, लोहे का आविष्कार आपको याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं हुआ। लोहे का आविष्कार हुआ था वैदिक सभ्यता में, और लोहा का आते ही मनुष्य का जो व्यवसाय था वो पशुपालन से बदलते ही किस में हो गया था? कृषि में हो गया था। इसी कारण लोहे को आते ही सिंधु घाटी सभ्यता दो काल में बट चुकी थी। एक का नाम था पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक। पूर्व वैदिक को ही कहा जाता है ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। तो आपको याद रखना है ये 1000 ईसा पूर्व के समय लोहे को खोजा गया था। ये आपको ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन को देखिए भाई क्या दिया गया, गुणसूत्र। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये टेक्निकल ने दे तो दिया भाई, अब भी देख लेते इसको कौन से गलत करते हैं सही करते हैं। देखो गुणसूत्र का एक भाग है, गुणसूत्र किसका भाग है? क्रोमोसोम। तो आपको पता होगा सर ये एक डीएनए का भाग है। किसका भाई? डीएनए का। ये आपको याद रखना है दोस्तों। आगे देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। यहां से एक प्रश्न ये बन सकता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी तो मुगल साम्राज्य में बादशाह या शासक कौन था दोस्तों? तो आपको दी मोस्ट याद रखना है, क्योंकि 1605 में अकबर की पेचिश रोग के कारण मृत्यु हो जाती है, उसके बाद आता है जहांगीर। लेकिन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल साम्राज्य बादशाह या शासक जो था वह अकबर। आपको ध्यान देना है दोस्तों। तो यहां पे राइट उत्तर क्या होगा? 1600। क्या होगा दोस्तों? 1600। आपको पता चल गया ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत का जो राजा या शासक, या आज का बोल सकते हो कि मोदी, यानी कि कौन बैठा था? मोदी, अकबर। आपको ध्यान देना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए भाई, क्वेश्चन की संख्या बहुत है, डेप्थ में चलने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन और उसका आंसर पे देखो, दो बातें होगी, बता देंगे। कंप्यूटर का आविष्कारक किसने किया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कंप्यूटर का आविष्कारक किसने किया था? तो भारत का जो सबसे बड़ा कंप्यूटर है उसका नाम क्या है? परम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर? कमेंट करें। भारत के द्वारा तैयार किया गया पहले कंप्यूटर का नाम था सिद्धार्थ। आपको बताना है कंप्यूटर का जो आविष्कार किया गया था 1824 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था दोस्तों। कंप्यूटर से रिलेटेड एक बात आपको याद रखनी है, कई बार ऐसा आता है कि कंप्यूटर में जो उपयोग किए जाने वाला स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस है? तो स्कैनर कंप्यूटर उसको रिसीव कर रहा है, तो यानी कि अंदर लेना है, वो एक इनपुट डिवाइस है। लेकिन कंप्यूटर की एक युक्ति होती है जिसे हम बोलते हैं प्रिंटर। क्या है? वो हमें हार्ड कॉपी दे रहा है, यानी कि वो बाहर पटक रहा है, वो एक आउटपुट यूनिट है। ये कई बार कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। बच्चे बोलेंगे सर हमारे चंडीगढ़ में कंप्यूटर आएगा नहीं आएगा? भाई जीएस में काउंट होगा एक दो क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेने का। तो यहां पे आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा भाई? चार्ल्स बेबेज। अगले क्वेश्चन को देखिए भाई, अगले प्रश्न में क्या दिए गए? भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय, भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर स्थित है दोस्तों? तो भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय पूछ रहा है दोस्तों। सलारगंज संग्रहालय की अगर बात पूछे तो हैदराबाद में पड़ता है। सलारगंज संग्रहालय कहां पड़ता है? हैदराबाद में। जबकि नेशनल जो संग्रहालय यानी कि राष्ट्रीय संग्रहालय है जो वो कहां पड़ता है दोस्तों? वह आपके पड़ेगा दिल्ली में। कहां पड़ेगा दोस्तों? दिल्ली में। तो ये चंडीगढ़ से रिलेटेड जो आपके जीएस के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर आप मैसेज कर सकते हो और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो। और पूरे जीके जीएस के वो इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो 2250 है, बिल्कुल आपको पीडीएफ फॉर्म में प्राप्त हो जाएंगे। और ये एक बार पढ़ के जरूर जाना। आप वाक्य में बोलोगे गुरुजी आपके दिए हुए क्वेश्चन में से 40 प्लस हम फोड़ के आ गए इन 7 दिनों के दौरान दोस्तों। ये आपको ध्यान देना दोस्तों। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते भाई। देखो एक तो भाई विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा शेयर करो दोस्तों, एनर्जी दिखाओ भाई साहब, पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि एग्जाम नजदीक भी है। देखिए एक जनता, एक राष्ट्र, एक नेता की नीति किसने अपनाई थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। तो ये याद रखना दोस्तों, ये एडोल्फ हिटलर ने अपनाई थी जो जर्मनी का शासक था। लेकिन याद रखना एडोल्फ हिटलर का जो जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना में। ऑस्ट्रिया बोल रहा हूं, ना कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना में। और वीना क्या है? एक ओपेक संगठन का एक हेडक्वार्टर है। ये आपको ध्यान देना है, कैपिटल वीना, ऑस्ट्रिया की राजधानी। तो यहां पे आपका राइट उत्तर क्या होगा? हिटलर। ठीक ना? एक राष्ट्र, एक नेता का जो नारा दिया था वो किसने दिया था? एडोल्फ हिटलर ने। तो यहां का राइट उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन संख्या बी। आपको ध्यान देना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हूं भाई। अगले प्रश्न पे क्या दिखा है? सार्क के सदस्य कितने हैं?
सार्क एक संगठन है जिसे दक्षस के नाम से जानते हैं। सार्क की जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1985 में इसकी स्थापना की गई थी, और स्थापना के समय इसके कुल सदस्य कितने थे? 5 थे, 7 थे, 8 थे? फटाफट से कमेंट करके बताना, क्योंकि आज आपने रट रखा है कि वर्तमान में सार्क के जो सदस्य हैं दोस्तों ये 8 है। कितने दोस्तों? 8 है। सार्क संगठन की जब स्थापना की गई थी तो उसका हेडक्वार्टर कहां पे होता था? तो आपका जवाब रहेगा बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। लेकिन सन 1987 में इसे ट्रांसफर कर दिया गया नेपाल की राजधानी काठमांडू में। आपको ध्यान देना है दोस्तों। और सार्क के जो 8 सदस्य हैं उनमें से पड़ोसी देश में से 2 को बाहर निकाल दो, एक म्यांमार को और एक चीन को, उनको छोड़ दो। बाकी इसके सदस्य जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और एक कौन सा बच गया? बांग्लादेश। कितने देश है दोस्तों? 8 देश है। चीन, म्यांमार को नहीं पढ़ना। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। सार्क का हेडक्वार्टर कहां है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं भाई। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है? मोहन बागान किस खेल से संबंधित है? अगर जो भाई साहब इसका उत्तर सबसे पहले देगा उसको मेरी तरफ से 100 रुपए गूगल पे या फोन पे कर दिया जाएगा, जो इस क्वेश्चन का बता देगा तो। हाँ देखिए हमारी टेक्निकल टीम ने बता दिया है, और टेक्निकल टीम भाई आउट हो चुके मैदान में। मोहन बागान का संबंध किस खेल से दोस्तों? बास्केटबॉल से, क्रिकेट से, हॉकी से या फुटबॉल से दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। यहां से एक छोटी सी बात और पूछना चाहता हूं। कई अगर आपसे कोई पूछ ले कि रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है? रंगा स्वामी कप का संबंध या रंगा स्वामी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो आपका सीधा सा जवाब जाएगा हॉकी से। लेकिन यहां पूछा है, बहुत ही फेमस प्लेयर थे, तो नाम है मोहन बागान, किस खेल से? तो आपका राइट उत्तर रहेगा फुटबॉल। क्या रहेगा दोस्तों? फुटबॉल से। किस विद्यार्थी का जवाब सबसे पहले आया? एक विद्यार्थी का भी जवाब ठीक नहीं आया, इसमें 2-3 बच्चों ने गलत दे दिया। कोई बड़ी बात नहीं है भाई साहब, गलतियां होती हैं, गलतियां करके आप आगे की ओर बढ़ोगे। ठोकर खाने से वो बोलते हैं ना अकल आती है। आपको ठोकर नहीं खानी, अंगूठा टूट जाएगा बेफालतू में। आपको बस सीधा देखना है और चलते रहना है। आगे देखिए भाई, अगले प्रश्न में क्या दिया है? विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? बार बार ये क्वेश्चन अधिकांश एग्जाम में रिपीटेड होता है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर, और गहरे के साथ साथ आपको याद रखना है सबसे बड़ा महासागर। तो विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है दोस्तों उसका नाम है पैसिफिक ओशन, जिसे हम प्रशांत महासागर के नाम से जानते हैं। वर्तमान जो महासागर है वो हम काउंट तो 4 करते हैं, लेकिन महासागरों की संख्या कितनी है दोस्तों? 5। कभी भी एग्जाम में प्रश्न आ जाए महासागरों की कुल संख्या आपको 4 नहीं बतानी, 5 बतानी है दोस्तों, ये याद रखना। सबसे बड़ा महासागर या गहरा महासागर पूछे तो आपको बताना है प्रशांत महासागर। और इस प्रशांत महासागर का जो सबसे डेप्थ पॉइंट है यानी कि सबसे गहरा पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं? मेरिना ग्रत। याद रखना दोस्तों 11,022 मीटर उसकी गहराई है, ये आपको ध्यान देना। तो यहां पे राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपका? प्रशांत महासागर। जो आर्कटिक महासागर है ये सबसे छोटा महासागर है दोस्तों। क्या है दोस्तों? सबसे छोटा महासागर। इनमें से वह कौन सा महासागर है जिसकी आकृति एम के अनुसार है? इनमें से वह कौन सा महासागर है जिसकी आकृति एस के अनुसार है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ज्योग्राफी की बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है जो यूपीएससी तक के एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि निम्नलिखित में से वह कौन सा महासागरीय क्षेत्र है जिसकी आकृति एम के अनुसार है? वह कौन सा है जिसकी आकृति एस के अनुसार है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट विद्यार्थी इन क्वेश्चन का जवाब दीजिए। देखो जिसकी आकृति एम के अनुसार है वह हिंद महासागर है, लेकिन जिसकी आकृति आपके एस के अनुसार है उसे अटलांटिक या आपके अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया देखिए दोस्तों, अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अक्षरधाम मंदिर, देखो जो अक्षरधाम मंदिर है दोस्तों ये दिल्ली में पड़ता है, लेकिन आपको बताना है अक्षरधाम मंदिर गुजरात में स्थित है, ठीक ना। लेकिन कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि जो सोमनाथ का मंदिर है वो किस शासक ने लूटा था दोस्तों, और कब लूटा था, ये आपसे याद रखना है। तो यहां पे आपका राइट उत्तर होगा अक्षरधाम मंदिर कहां? गुजरात में। सोमनाथ का मंदिर भी आप क्या बोलोगे? गुजरात में। लेकिन मोहम्मद गजनवी या सुल्तान गजनवी के द्वारा 1025 ईस्वी या ईसा पूर्व में 1025 इसे ईस्वी में लूटा था। आपको ध्यान देना दोस्तों। कर लोगे इतनी बात? ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए क्या दिया गया, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का
सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व डेंसिटी ज्यादा पूछ लिया था। देखो डेंसिटी अलग चीज हो जाती है और सीधा सा सिंपल पर्सन आ जाए कि भारत के किस राज्य की जनसंख्या ज्यादा है, तो वो पब्लिक की बात कराए, ना कि वो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व के नाम से जाना है, और घनत्व की अगर बात की जाए तो ये बिहार आगे है। लेकिन पब्लिक के मामले में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य आगे है, तो आप बोलोगे उत्तर प्रदेश। और 2021 के जब आंकड़े आ जाएंगे तब भी आगे कौन मिलेगा, उत्तर प्रदेश। तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या दोस्तों ये 19,98,12,341 आपको बतानी है, या मोटा मोटा बोल सकते हो 20 करोड़ जनसंख्या किसके दोस्तों, उत्तर प्रदेश की। लेकिन किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, तो आपको बताना है सिक्किम की। किसके दोस्तों, सिक्किम के। तो यहां पे आपका राइट उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। लेकिन ऐसा प्रश्न आता है कि भारत के किस राज्य की राजधानी, भारत के कौन सा राज्य सबसे छोटा है या भारत का सबसे बड़ा कौन सा, ये बातें हमेशा आपको क्षेत्रफल में बतानी है, यानी कि अकॉर्डिंग एरिया बतानी है। तो बड़े की बात करें तो राजस्थान, छोटे की बात करें तो गोवा दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया, निम्न में से छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है। अब बोलोगे सर इतना बेसिक प्रश्न क्यों दे दिया, कई बच्चे हैं उनको याद नहीं रहता इसलिए दिया गया दोस्तों। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी बताइए दोस्तों। देखिए निम्नलिखित में छत्तीसगढ़ राज्य की जो राजधानी है दोस्तों, ये बेंगलुरु है या रायपुर है या हैदराबाद है। तो देखो छत्तीसगढ़ राज्य की जो राजधानी है दोस्तों ये रायपुर है। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, ये आपको ध्यान देना। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन अन्न का जो कटोरा है वो पंजाब को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट उत्तर आएगा दोस्तों वह आपके क्या रहेगा, रायपुर। क्या रहेगा दोस्तों, रायपुर। लेकिन याद रखना रायपुर का जो नया नाम कर दिया है वो अटल नगर याद रखना। कई बार क्या होता है रायपुर भी मिल जाएगा और अटल नगर भी मिल जाएगा, तो अब आपको अटल नगर सही करना पड़ेगा, क्योंकि एट ए प्रेजेंट रायपुर का नाम अटल नगर के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या देखे, भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर का नाम बताओ। देखो भारत की सबसे बड़ी नहर बोले या भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर बोले या भारत की सबसे लंबी नहर बोले या भारत की सबसे बड़ी नहर बोले, तब भी आपका एक ही जवाब रहना है, उसका नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना या इंदिरा गांधी नहर या IGNP, या बोल सकते हो राजस्थान फीडर या राजस्थान कनाल। लेकिन इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद 1984 में 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी की डेथ के बाद 2 नवंबर 1984 को राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया दोस्तों। तो ये भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर है, जो सतलुज नदी और वहां पर व्यास नदी का संगम होता है, उसे बोलते हैं हरिके बैराज, जहां पर बांध बना हुआ है हुसैनी वाला क्षेत्र। तो हुसैनी वाले क्षेत्र से इस नहर को निकाला गया है, जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के गढ़ड़ा रोड बाड़मेर तक इसका जल जाता है दोस्तों। ये आपको ध्यान देना है। लगभग 649 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इंदिरा गांधी नहर विश्व की सबसे लंबी नहर नहीं बोलोगे, विश्व की सबसे लंबी नहर परियोजना बोल सकते हो, सबसे बड़ी परियोजना। लेकिन सबसे लंबी नहर पूछे विश्व की तो सवेज नहर, जो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है दोस्तों। तो यहां पे आपका जो राइट उत्तर होगा दोस्तों वह इंदिरा गांधी, आपको ध्यान देना है दोस्तों, इंदिरा गांधी। फटाफट से कमेंट करके ये मुझे बता दो कि इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है दोस्तों। देखो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, यहां पे याद रखना राज्यपाल, इस प्रश्न को थोड़ा छोड़ो और याद रखे राज्यपाल। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, याद रखना राज्यपाल का कार्यकाल आमतौर पे आप देखते हो 5 वर्ष, लेकिन भारतीय संविधान में लिखा गया है कि राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। जब तक राष्ट्रपति चाहता है उसको कर सकता है, लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि 5 वर्ष के लिए। तो इसकी सही लाइन बनती है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपने पद तक बना रहता है।
लेकिन यहां क्या पूछ रहा है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है ये 5 वर्ष का कार्यकाल है। जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का है, जब तक उसको बहुमत मिला हुआ है कोई दिक्कत नहीं, यानी कि सरकार नहीं गिरी तो 5 वर्ष तक है। एक छोटा सा प्रश्न और पूछता हूं कि सरपंच और उप सरपंच में से किस व्यक्ति का इलेक्शन आपके प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है, किसका प्रत्यक्ष है किसका अप्रत्यक्ष है, सरपंच व उप सरपंच में। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूं तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों, 5 वर्ष। ठीक है ना, प्रधानमंत्री पूछ ले 5 वर्ष बताओगे, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पूछ ले तो 5 वर्ष बताओगे, लोकसभा के सदस्यों की बात करें या लोकसभा सदन की बात करें तो भी 5 वर्ष, जबकि संसद के उच्च सदन का नाम आता है राज्यसभा। ठीक है ना, अपर हाउस। अगर उस सदन की बात करें तो कोई कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि वह एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, लेकिन उसके अंदर जो सदस्य काम करते हैं उनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। दोस्तों ये याद रखना। मैंने प्रश्न क्या पूछा था कि सरपंच व उप सरपंच में से किसका चुनाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष होता है। देखो सरपंच का चुनाव, वार्ड पंच का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, जो हमारे गांव के जो वोटर वोट डालते हैं, और उनके द्वारा डाला गया जो सरपंच या वार्ड पंच के द्वारा व्यक्ति को यानी कि उप सरपंच चुना जाता है, वह एक अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया है। ये आपको ध्यान देना दोस्तों। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया कि कालाहारी मरुस्थल। देखो मरुस्थल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पे मैं और बताना चाहता हूं। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि भारत का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है। तो भारत का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, थार मरुस्थल या आपके ले लद्दाख मरुस्थल। फटाफट से कमेंट कर दो अगर आपको पता है भारत का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है। शुष्क किसे बोलते हैं, अब ये परिभाषित करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, मेरे लिए तो नहीं है। आप दिमाग घुमाओ भाई, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो यहां पे प्रश्न क्या दिया है कि कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो कालाहारी मरुस्थल दोस्तों ये आपके दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ये आपको ध्यान देना है। कालाहारी